देन वी विल स्टार्ट विद डाइपोल। तो अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग वायर किया था। यू रिमेंबर दैट एक्सप्रेशन? ये वाला एक्सप्रेशन याद है सबको? k lambda by r sin alpha plus sin beta. This is perpendicular to the rod, and this is cos beta minus cos alpha is पैरेलल टू द रॉड। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हमने डिराइव किए थे, इसी को हमको यहाँ पे वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ इट। तो ये वाला, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, आपको ये वाली दिस इज गिवन टू यू एज हैविंग लैम्डा, ओके। और ये जो रॉड है वो इस पॉइंट पे, इसके जो दो एंड्स है, एक एंड इधर है और एक एंड इधर है। इज इट क्लियर? और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा विल बी 0 एंड बीटा विल बी 60 डिग्री, बिकॉज द एंगल इज टू बी मेजर्ड विद दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन के साथ हमको एंगल मेजर करना है ऑफ द एंड्स ऑफ द रॉड, इफ यू रिमेंबर। ठीक है ना, तो आपको अल्फा 0 मिल गया और बीटा 60 डिग्री मिल गया। अब आपको क्या करना है, ई एक्स और ई वाई कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला आएगा? यू विल राइट ई पैरेलल एस ए लैम्डा बाय डी। पैरेलल के अंदर कॉस के टर्म्स आते हैं, तो कॉस 60 माइनस कॉस 0 कितना होता है? कॉस 60 इज 1/2। ई परपेंडिकुलर करोगे तो के लैम्डा बाय डी, ओके। सॉरी, इसमें हमने वो गलती कर दी है, -1 आएगा। ठीक है ना, कॉस 0 इज -1 एंड के परपेंडिकुलर करोगे तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो यू विल गेट दिस एज sin 60 is how much? √3/2 and sin 0 is 0. So just look at the magnitudes, ठीक है, because we already know the direction. Is it clear? तो आपका ये कितना हो जाएगा? k lambda by 2d, और ये हो जाएगा k lambda √3/2d. Now you have to find tan alpha, that whatever that angle is. तो उसके लिए तुम क्या करोगे? tan थीटा, सॉरी, ये एंगल थीटा निकालने के लिए क्या करोगे? परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है ना, यू विल राइट tan थीटा as EY upon EX. Is that clear? और EY की वैल्यू कितनी थी? मतलब फाइनली कैलकुलेट करोगे तो 1/√3 आएगा, दैट मीन्स थीटा इज 30 डिग्री। Like the extreme generalized case where both the particles having different charges, different masses, having initial non-zero speeds, they are moving in this direction. ये बात समझ में आ रही है? Now with this case, what will happen is that this center of mass will be located here. This line represents the location of center of mass. ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। Vc will be given by m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. Is that clear? Now this speed will remain constant because there is no external force. So with respect to this line is actually moving with a speed of, the center of mass is moving with a speed of Vc. Is it clear? ठीक है। Now after some time, let us say the situation is
ये दोनों पार्टिकल अब इधर आ गए. Okay, so that means after some time the center of mass has also moved by certain distance. ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास है. सेंटर ऑफ मास की लोकेशन की लाइन है. सेंटर ऑफ मास मूव करके इधर आ गया. और जो आपके चार्ज पार्टिकल्स है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, दे ऑल्सो हैव सर्टेन सेपरेशन. ठीक है, न्यू स्पीड्स v1 एंड v2. ठीक है, वी आर only thing that we are taking simplifying in this case is that both the particles continue to move in a straight line. There is no such thing as oblique collision, right? इसमें भी नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ ऑब्लिक कोलिजन हो सकता है, बट अभी हम लोग उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं. दोज केसेस विल आल्सो कम इन लेटर चैप्टर, लेटर लेक्चर्स. तो अभी हमने v1 v2 डायरेक्शन हमको पता है. now the speed will still remain the same of vc. It will be now m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. Okay, and that speed is same as what you had earlier. ये दोनों इक्वल है. ये बात समझ में आ रही है ना? दोनों इक्वल है. अब इनके बीच का जो नया डिस्टेंस है, लेट अस से वो अब r2 हो गया. पहले r1 था, अब r2 हो गया. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. नाउ इन सी फ्रेम, okay, kinetic energy is written as half m1 plus m2 vc square plus half mu v relative का square. Okay, so this is what you must have learned in your grade 11. ये जो टर्म है, ठीक है ना, और ये जो टर्म है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ग्राउंड फ्रेम की एनर्जी जो होती है, दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर के बराबर आती है. ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा कि हम लोग वाई वी आर चूजिंग सेंटर फ्रेम, वाई नॉट ग्राउंड फ्रेम. ये ग्राउंड फ्रेम के अंदर है. इज दैट क्लियर? तो ये दोनों एनर्जी इक्वल होती है, हाफ m1 m2 इंटू वी सी स्क्वायर, एज इफ दोनों मासेस कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे. जो फर्स्ट टर्म है, दैट इज लाइक इंडिकेटिंग दैट the entire mass is concentrated, m1 plus m2 is concentrated at the center of mass and it is moving with vc. But this alone is not the kinetic energy. You have to bring in one correction, that is half mu v relative square. Is that clear? Now what is v relative in first case? What is v relative in first case? देखो फर्स्ट केस में आपका जो v रिलेटिव था वो क्या था, उसको अब लेट से u रिलेटिव बोल दो. तो u रिलेटिव विल बी गिवन बाय u2 minus u1 because both were moving in the same direction, u1 minus u2. और सेकेंड केस में v रिलेटिव will be v2 minus v1. Is that clear? Because we are assuming both of them, they are moving in the same direction before and after. Is that clear? अब अब देखो ये जो टर्म है ना तुम्हारा, अगर तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके तुमको कुछ रिलेशनशिप निकालना है तो तुम क्या करोगे? ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी है लेटर से. तो उसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द स्टेटमेंट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय ऑल नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब इस सिचुएशन में
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, वो भी जीरो हो गया, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स है। And work done by conservative force is what? Change in negative of the change in potential energy. That is ui minus uf होगा यहाँ पे. Is that clear? Because it is negative. और इनकी जो potential energy of the system है वो पहले कितनी थी? K Q1 Q2 upon R1 थी. अब कितनी है? K Q1 Q2 upon R2 है. Okay. So this is easy to calculate. There is no need to take gravity into consideration because we have to neglect gravity in such cases. Okay, it will be either explicitly written in the question, neglect the effect of gravity, and if nothing is written, then you have to assume that thing. ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया. ये हमने ऑलरेडी ग्राउंड फ्रेम में भी ऐसे कैलकुलेट किया था. नाउ बाय डूइंग इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, द बेनिफिट इज दैट यू कैलकुलेट डेल्टा के वेरी फास्ट है. कैसे? आपको जब डेल्टा के कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखोगे? के फाइनल माइनस के इनिशियल. ठीक है, तो के फाइनल का और के इनिशियल का जो फर्स्ट टर्म है, ये देखो, इसका जो फर्स्ट टर्म है ये वाला, ठीक है ना, हाफ m1 प्लस m2 vc स्क्वायर, दैट टर्म विल बी सेम बिकॉज vc इज नॉट चेंजिंग, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. तो आपको क्या होगा, जब डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म तो कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, because you know it will cancel out. The only thing is that you have to do is find the second term. ठीक है ना, तो अब सेकेंड टर्म का डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है हमें, तो दैट विल बी हाफ म्यू, that will be half mu. आपका म्यू कॉमन आ गया, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद v रिलेटिव का स्क्वायर माइनस u रिलेटिव का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. इज इट क्लियर? अब आप देखिए, अब हम इसको हमारे जनरल केस के लिए सॉल्व कर देंगे. तो योर दिस डेल्टा के विल बी इक्वल टू के q1 q2 1 upon r1 minus 1 upon r2. What is the value of mu? Mu is m1 m2 upon m1 plus m2. Is it clear? ठीक है ना. नाउ लेट्स डू दी स्पेसिफिक केस. अब जो सिचुएशन हमको अभी दे रखी है उसके अंदर क्या सिचुएशन है? ये दो पार्टिकल्स है, उनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस d है, दोनों का मास सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है. दिस इज गिवन. ठीक है, दिस इज इनिशियल कंडीशन. इज दैट क्लियर? दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, तो व्हाट इज u रिलेटिव? 0. ठीक है ना. नाउ व्हाट इज म्यू इन दिस केस? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m/2 आएगा. ओके, नाउ म्यू पता चल गया. फाइनल कंडीशन में क्या है? फाइनल कंडीशन में दे आर फार अपार्ट. दैट मीन्स इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज लाइक इन्फिनिटी. ठीक है ना. तो जो तुम्हारा R1 था वो तो d है, R1 इज इक्वल टू d, एंड व्हाट इज R2? इन्फिनिटी. और इस इंस्टेंट पे वी नो दैट ये दोनों के दोनों सिचुएशन में, इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन में, जो तुम्हारा क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास है दैट विल नॉट मूव.
बिकॉज इनिशियल स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज जीरो। ये बात समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव एट ऑल, तो योर VC इज जीरो एट ऑल टाइम्स। तो ये इधर ही रहेगा, और बाय सिमेट्री बोथ ऑफ देम विल एक्वायर सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन v एंड v, है ना, बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट। अब दोनों का अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो v रिलेटिव कितना होगा? 2v हो जाएगा। यस, तो अब आपका v रिलेटिव 2v है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी है। वर्क एनर्जी थ्योरम इज हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर माइनस u रिलेटिव का स्क्वायर विच इज ऑलरेडी जीरो, that will be equal to k q1 q2 k q1 q2 upon into 1 minus d minus 1 by infinity। ये बात समझ में आ गई सबको? तो अगर आप ये छोटा सा एनालिसिस आपको अगर पता है किसका, सी फ्रेम का, तो आपके लिए इक्वेशन लिखना बहुत इजी हो गया। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज एंड देन डू दैट। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी कितनी आ गई? म्यू इज व्हाट? हाफ। व्हाट इज म्यू? m/2। व्हाट इज 2v का स्क्वायर? 4v स्क्वायर, दैट इज equal to kq square by d। Is it clear? So 2 and 2 will cancel out with 4, and the speed v will be given by k by md under root times q। Is this clear now?